चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा, हमने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ा और हमने मुस्लिम लीग के बारे में भी पढ़ लिया था। और हमने देखा था कि ये फिर से टूट जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, मॉडरेट्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट अलग, हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर पूना पैक्ट जो है वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आता है और ये फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस ये भी फिर से रियूनाइट हो जाते हैं। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, जो वो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, तो वो एक बताते हैं जो मॉडर्न फेज बताते हैं, मतलब पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो वाला फेज बताते हैं पहले, बाद में बताते हैं गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज या फिर उसे फाइनल फेज, मॉडर्न फेज, ये सब कुछ भी बोला जाता है। तो उस गांधीयन फेज के अंदर क्या होता है, पहले तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सभी रोल कर रहे थे, मतलब वो सभी इंडियन नेशनल के अंदर पार्ट थे। तो वो सभी जब इंडियन नेशनल का पार्ट थे तो हमने देखा था कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। तो जब वो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो बंगाल का एरिया है वहाँ के पीपल के ही लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर जो वंदे मातरम मूवमेंट है उसके अंदर आंध्र प्रदेश के पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो रीजनल वहाँ का एरिया है वहाँ के पीपल ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब हम मास नेशनलिज्म के बारे में जानेंगे, मतलब बहुत सारे जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मास नेशनलिज्म हम समझते हैं कि पूरी कंट्री के जो पीपल है वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो सभी पार्टिसिपेट कैसे करेंगे तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मास नेशनलिज्म, एक होता है मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या होता है, मतलब हम हमारी बातों को, हम हमारे थॉट्स को, आइडियाज को पूरी जो कंट्री है उसके अंदर फैलाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक हम हमारी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तो हम न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, उनसे सभी को हमारी बात जो है, हमारे थॉट जो है वो पहुंचा देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे मास नेशनलिज्म मतलब ये जो नेशनल मूवमेंट है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे पीपल जो है वो ज्वाइन हो जाए तो वो मास नेशनलिज्म हो जाएगा। तो मास नेशनलिज्म किन किन कारण से, बहुत सारे पीपल कैसे एक साथ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। पहले तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे, और बाद में क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे लीडर्स आ जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये अर्ली लीडर्स हो जाते हैं। तो जब ये अर्ली लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है कि इनको लोग जानते भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे महात्मा गांधी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो अभी आप बोलोगे कि जो तिलक थे वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तो तिलक पॉपुलर थे लेकिन बाद में वो ठंडे होते चले जाते हैं। ठंडे कैसे होते हैं, क्योंकि बाद में वो पहले टूट जाते हैं तो बाद में फिर से रियूनाइट होते हैं ना, हमने अभी भी पढ़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से रियूनाइट होते हैं। तो वो फिर से एक बार थोड़े ठंडे हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट भी। तो बाद में जो महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो इनकी बात को सभी लोग मानते हैं। और भी बहुत सारी रीजंस हैं तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला रीजन क्या है, टुक शेप आफ्टर 1919 के बाद में लोग जो है वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों 1919 के बाद में ही क्यों करते हैं, उससे पहले क्यों नहीं करते। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो बहुत ही बड़ा रीज़न था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था। तो अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी और इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो चेंज हो जाती है। वो चेंज कैसे होती है, तो डिफेंड एक्सपेंडिचर, मतलब जब ब्रिटिशर्स वॉर लड़ेंगे तो उन्हें पैसे की तो जरूरत होगी। क्यों, सिक्के से मारेंगे, सिक्के से नहीं मारेंगे वो, लेकिन फिर भी उनको पैसों की जरूरत पड़ी जाती है। वो सोल्जर्स को लाएंगे और भी बहुत सारे, उनको शूज़ बनाने के लिए, बम वगैरह बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती है, वो कोई चीज़ें खरीदेंगे।
तो उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया के अंदर टैक्स बढ़ा देती है, उनको पैसों की जरूरत है तो वो इंडिया के अंदर टैक्स बढ़ा देती है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक पीपल का ही टैक्स बढ़ाएंगे, वो सारे पीपल का टैक्स बढ़ाएंगे। और जब वो सभी पीपल का टैक्स बढ़ाएंगे तो सारे पीपल गुस्सा हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, हम तो थोड़ा ही ग्रो करते हैं और आप उसके और हमारे वो जो पैसे हैं वो टैक्स के रूप में आप ले लेते हो। तो सारे पीपल, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, रिच पुअर, सभी परेशान हो जाते हैं। तो जब सभी परेशान हो जाते हैं, पूरी कंट्री के पीपल परेशान हो जाते हैं, तो अगर कोई मूवमेंट लॉन्च होता है तो वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह एक बड़ा रीज़न है। तो डिमांड, अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस जो है इसके वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इंक्रीज इन द हार्डशिप फॉर पुअर एंड कॉमन पीपल। जो पुअर पीपल थे और जो कॉमन पीपल थे, ये जो सभी थे, ये दोनों पीपल, पुअर और कॉमन, ये सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि टैक्स बहुत बढ़ रहा था और टैक्स के कारण सभी पीपल गुस्सा थे। और जब सभी पीपल गुस्सा थे तो ये फिर से एक साथ में हो जाएंगे और रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर मूवमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे, बोलेंगे तुम भी परेशान ब्रिटिशर से, मैं भी परेशान, क्यों ना हम एक साथ में रीयूनाइट हो जाए। तो ये सब कुछ। फिर अगर वार जो है, सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड। अब जब वो वार लड़ेंगे तो उनको सोल्जर्स की जरूरत होगी, सोल्जर्स ही तो वार लड़ेंगे। तो जब उनको सोल्जर्स की जरूरत होगी तो ब्रिटिश आर्मी वाज एक्सपांडेड। अगर जो सोल्जर्स हैं वो बढ़ेंगे तो उनको, जो ब्रिटिश आर्मी है उसे, जो सोल्जर्स हैं उनकी डिमांड भी रहेगी। तो वो अपनी ब्रिटिश आर्मी जो है वो खुद को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो ब्रिटिश आर्मी वाज एक्सपेंडेड, कैसे एक्सपेंड होती है वो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अब हमने जान लिया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको पैसों की डिमांड थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ा दी और उन्होंने, इंडियंस जो थे उन अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना चाहा। अब वो अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर टैक्स बढ़ा दिया और अपनी आर्मी को भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो उनकी आर्मी एक्सपेंड कैसे होगी। तो विलेजेस वर फोर्स्ड टू सप्लाई सोल्जर्स। जितने भी विलेजेस थे पूरे इंडिया के अंदर, उनको फोर्स किया गया कि आप जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी यंग पर्सन्स हैं, उनको ब्रिटेन के अंदर उनको ब्रिटेन के अंदर भिजवाओ, क्योंकि ब्रिटेन के बीच में और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही है। अब अगर मान लो इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में लड़ाई चलती तो इंडियंस जो है वो एकदम खुशी खुशी जाते, क्योंकि वो अपने देश को बचाना चाहते थे। लेकिन अब हमें ब्रिटेन के लिए लड़ने जाना है, ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा है तो हमें ब्रिटेन के लिए लड़ने जाना है। तो कोई शौक से तो जाएगा नहीं कि हमें हाँ ब्रिटेन को बचाना है जर्मनी से। तो वहाँ पे जितने भी विलेजेस थे उन्हें फोर्स किया गया कि आप जो है जितने भी यंग पर्सन है उनको पहुँचाओ ब्रिटेन के अंदर। मैनी वेंट टू सर्व एब्रॉड। बहुत सारे पीपल जो थे उन्हें ब्रिटेन के अंदर पहुंचा दिया गया। डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इम्पेरियलिस्ट पावर वर एक्सप्लॉइटिंग। अब मान लो सभी को पहुंचाया गया ब्रिटेन के अंदर। अब कोई एजुकेटेड अलाइट, कोई एजुकेटेड पर्सन मान लो ब्रिटेन के अंदर जाता है और वो ब्रिटेन के अंदर जाके देखता है कि कितने खून हुआ है, इंडियंस कितने शहीद हुए हैं, तो बाद में उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब ब्रिटिशर से छुटकारा पाने के लिए एक ही एकमात्र सोल्यूशन है इंडिपेंडेंस। तो बाद में वो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो वहाँ से आते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको बताते हैं। एक तो पर्सन्स पहले से ही दुखी थे क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था, और बाद में जब वो सुनते हैं कि हमारे कितने पर्सन्स शहीद हुए हैं ब्रिटेन से, जर्मनी से वार लड़ने के अंदर, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिज़ायर टू अपोज कॉलोनियल रूल। अब वो लोगों के अंदर डिज़ायर ये पैदा करते हैं कि आपको कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में जाना होगा, क्योंकि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। आप भूख के कारण आप लोगों की डेथ होती जा रही है, तो आपको कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट के अंदर जाना होगा। तो वो सभी को बताते हैं। और रोल ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इन ऑफ 1917 के अंदर जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है लोगों को एक्टिव करने के लिए। तो अब आप सोचोगे कि इंडिया के अंदर भी हमें घुमा दिया, ब्रिटेन के अंदर भी घुमा दिया,
और अब रशिया के अंदर भी ले जाओ, तो वैसे हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। वो कैसे? तो रशिया के अंदर क्या होता है, वहाँ का जो किंग होता है उसे 1917 के अंदर हटा दिया जाता है। अब हटाता कौन है? उन्हें हटाते हैं वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के वर्कर्स। अब यहाँ के जो फार्मर्स थे, यहाँ के जो वर्कर्स थे, वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो सोचते हैं कि रशिया के अंदर फार्मर्स ने और वर्कर्स ने राजा को हटा दिया, तो हमें भी ब्रिटिशर्स को हटाना चाहिए। तो रशियन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ पे। वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो वहाँ के किंग को 1917 के अंदर हटा देते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। वो सोचते हैं कि रशिया वाले फार्मर्स ने वहाँ के किंग को हटा दिया, तो हम भी ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं। फिर और क्या है? अब हमने देखा कि कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहे। हमारे जो सोल्जर्स थे यहाँ के, वो शहीद हो गए ब्रिटिशर्स को हिटलर से बचाने के लिए। तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, महंगाई बढ़ गई, वो सब कुछ। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे? रशियन रेवोल्यूशन ने हमारे यहाँ के जितने भी पर्सन्स थे उन्हें इंस्पायर किया। टैक्स तो बढ़ा, लेकिन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। उनको लगा कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, तो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई लोगों के अंदर। और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, जैसे इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड बिजनेस ग्रुप्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब यहाँ की इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो खूब ग्रो हुई। खूब ग्रो कैसे हुई? क्योंकि हमने हमारे वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो हुई। क्योंकि पहले जितना भी रॉ मटेरियल आता था वो ब्रिटेन से आता था, तो ब्रिटेन सप्लाई करवाता था रॉ मटेरियल को इंडिया के अंदर। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन तो बम वगैरह बनाने में जो लगा हुआ था, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो बाद में शूटअप हुई। बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ किया। वो यहाँ इंडिया से ही जितनी भी मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, वो ब्रिटेन के अंदर पहुँचाते थे। रेलवे लाइंस जो बनी थी उनके अंदर भी आयरन इंडिया की इंडस्ट्रीज ही देती थी, तो मेनली टिस्को कंपनी। तो वो जो थी वो बहुत ज़्यादा शूटअप हो रही थी उस समय पे। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ। हेल्प इन द अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो इसके अंदर लोग जागरूक कैसे हुए, उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई? तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई? जब ये इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जितने भी बिजनेसमैन थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन पैसों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो लोगों को बताते थे कि कॉलोनियल ब्रिटिशर्स कितना खराब काम कर रहे हैं, हमें उनसे आज़ादी लेनी होगी। तो वो लोगों को जागरूक करवाने का काम करती थी। तो बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, तो बाद में वो लोगों को जागरूक करवाते थे। तो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, इसने हेल्प की ग्रोथ मास-नेशनलिज्म को डेवलप करने की। तो हमारा ये जो टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि कैसे ग्रोथ हुई मास नेशनलिज्म की। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.